जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज मिसलेनियस सीरीज़ का डे 3 लेकर आए हैं। डे 3 में भी होगा नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी का मैंने डे 2 में पढ़ाया था, बहुत सारे उसमें पार्ट हम बता दिए। उसी का ये लास्ट पार्ट है। मैंने सोचा कि इसे कंप्लीट ही कर देता हूँ ताकि आप सेट बनाएं या क्वेश्चन बैंक बनाएं तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। इसका एक पार्ट है परमाणु रिएक्टर। आप लोग बहुत बार एग्जाम में देखे होंगे या सेट बना रहे होंगे, देखे होंगे शीतलक, नियंत्रक क्षण, मंदक, फिर सुने होंगे भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे कल्पक्कम हो गया, नरौरा हो गया, इस प्रकार आप सुने होंगे। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इस प्रकार के परमाणु या नाभिकीय ईंधन के बारे में सुने होंगे। तमाम प्रकार का इंटरेस्टेड क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों को शायद अब तक बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में कंफ्यूज होता होगा। आज यहाँ सारी चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं परमाणु रिएक्टर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक रिएक्टर। इसका अन्य नाम है नाभिकीय भट्टी, परमाणु भट्टी या आणविक भट्टी। ये आपको इन्हीं सारे नामों में से कोई नाम आ सकता है एग्जाम में, और इंग्लिश में सब एटॉमिक रिएक्टर एक ही नाम है। इसका जो खोज किए थे वो एनरिको फर्मी किए थे। ये भी किसी न किसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें भी जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो है यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। बोलेंगे सर बम भी जब बनाया गया परमाणु बम तो उसमें भी यूरेनियम और प्लूटोनियम। सर आप यहाँ बोल रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम। जब बम बनाया गया था तो बम तो क्या करता था, बहुत क्षति पहुँचाता था, बड़े पैमाने पे ऊर्जा निकलता था, जिसका दाब और ताप वो काफ़ी ऊंचा होता था, हाई होता था। सर आप परमाणु रिएक्टर में यूज करेंगे, यूज करके क्या करेंगे, क्या आसपास के लोगों को, उसमें काम करने वाले लोगों को मारना है क्या? जी नहीं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार जब बम में इसका प्रयोग किया जाता है तो एक बड़े पैमाने पे इससे ऊर्जा निकलती है, क्यों ना इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल देश दुनिया में बिजली उत्पादन के रूप में किया जाए। बोले आपने सही सोचा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार बम में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे तो अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया होती है, यहाँ पे इसको कैसे उसको कंट्रोल करें। तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि कुछ आवश्यक चीज़, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का यदि प्रयोग कर लिया जाए इस प्रकार के भट्ठी में, इस प्रकार के रिएक्टर में, तो उससे क्या होगा, एक अच्छे पैमाने पे बिजली का उत्पादन हो जाएगा, जिससे हमारा तापीय यानी थर्मल बिजली का जो उत्पादन होता है उससे निर्भरता थोड़ा हमारा क्या होगा, घटेगा। यानी कि उस पर ज़्यादा हम निर्भर नहीं रहेंगे, इधर से भी हमारा बिजली का उत्पादन हो जाएगा। जैसे भारत में बिजली का उत्पादन कोयला से उत्पादन जिसको बोलते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा, फिर पानी से बिजली उत्पादन को बोलते हैं जल विद्युत ऊर्जा या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिर सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी ये सब जो ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं, पवन ऊर्जा, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। उसी के बाद ये सबसे ज़्यादा जो विद्युत का फिर उत्पादन किया जाता है इसी हमारा परमाणु रिएक्टर से किया जाता है। बात ये आया कि आखिर इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, क्योंकि ये सिद्धांत हम लिख दिए नियंत्रित नाभिकीय, इसमें भी विखंडन होगा, किसका, तो नाभिक का, लेकिन कैसा होगा, नियंत्रित होगा। भाई यदि अनियंत्रित होगा तो उसमें काम करने वाले लोग, इस परमाणु भट्टी जहाँ पे लगेगा इसमें काम करने वाले लोग, उसके आसपास के क्षेत्र क्या हो जाएंगे, ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखा हूँ नियंत्रित ढंग से संचालित करने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ। किसको नियंत्रित ढंग से, तो इसको नियंत्रित ढंग से करने के लिए तो आप सुने होंगे मॉडरेटर, इंग्लिश में मॉडरेटर, हिंदी में मंदक बोलते हैं। इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि जब हम ये यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग करेंगे तो जब उसका विखंडन होगा तो उसमें निकलने तेज होती है, तो उसको क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, कम किया जाएगा, मॉडरेट किया जाएगा। अर्थात मंदक का कार्य क्या होगा, तो परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन प्रयोग करेंगे उससे निकलने वाले न्यूट्रॉन की गति को कम करेगा या मंद करेगा। इट मीन्स उसके स्पीड को क्या करेगा, स्लो करेगा। एग्जाम्पल भर भर के पूछा जाता है कि बताइए तो फिर इस परमाणु रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है, तो बोलेंगे सामान्य जल। सामान्य जल को ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सादा जल या हल्का जल, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, जिसे पानी बोलते हैं जो हम लोग पीते हैं। तो ये हो गया सामान्य जल, सादा जल या हल्का जल, ये तीनों एक ही नाम है, ध्यान रहे तीनों एक ही नाम है। फिर दूसरा क्या है, भारी जल, जिसे हम लोग DTO बोलते हैं।
इसी को गुरु जल बोलते हैं। फिर तीसरा क्या है, ग्रेफाइट। चौथा क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड या बेरिलियम का ऑक्साइड। 4 याद रखना है। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में कौन 4 काम करता है, तो पहला सामान्य जल या सादा जल या हल्का जल, लाइट वाटर या नॉर्मल वाटर। दूसरा कौन सा, तो दूसरा हमारा कौन सा करता है, तो वो हो गया हमारा दूसरा गुरु जल D2O जिसको बोलते हैं D2O। तीसरा ग्रेफाइट, चौथा बेरिलियम का ऑक्साइड। और मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, किसमें, परमाणु रिएक्टर में, तभी तो नियंत्रित अभिक्रिया हो पाएगी भाई। अब आया नियंत्रक क्षण। सिर्फ इससे काम नहीं होगा, यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन की गति को कम किया, लेकिन जब न्यूट्रॉन जब गति करेगा तो उससे तो उत्पन्न होगी, या ये आप तो गति कम कर दिए लेकिन इसमें विखंडन की अभिक्रिया तो कंटिन्यू होता रहेगा। तो नियंत्रक का क्षण जिसे कंट्रोल रड बोलते हैं, इसका काम है विखंडन दर को नियंत्रित करना अर्थात कम करना। इट मीन्स मंद न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेना। न्यूट्रॉन के गति में जो विखंडन की अभिक्रिया अर्थात न्यूट्रॉन में जो विखंडन की अभिक्रिया हो रही है उसे नियंत्रित कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी। इसमें भी एग्जाम में पूछता है कि बताइए ऐसा कार्य कौन करेगा, तो ऐसा कार्य करने वाला कैडमियम या बोरोन का क्षण होता है। फिर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि यदि परमाणु रिएक्टर से कैडमियम या बोरोन का छड़ को खींच लिया जाए तो बताइए इस परमाणु रिएक्टर में विखंडन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोलेंगे सर विखंडन की दर को ही नियंत्रित करने के लिए तो परमाणु रिएक्टर में ठेले थे हम लोग क्या, कैडमियम और बोरोन का छड़। जब आप खींच लीजिएगा तो ये विखंडन की दर क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड अनकंट्रोल हो जाएगा, कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये नियंत्रित ना होकर अनियंत्रित हो जाएगा। फिर बिजली क्या उत्पादन करेंगे, ये हमारा एक बम का रूप ले लेगा। तो ध्यान रहे कि एग्जाम में आता है कि कैडमियम बोरोन का छड़ रिएक्टर से निकाल देने के बाद क्या होता है, विखंडन की दर बढ़ जाती है अर्थात अनकंट्रोल हो जाती है। एग्जाम में हमारा ये पूछता है तो कैडमियम बोरोन हो गया। अब है शीतलक। बोलेंगे सर न्यूट्रॉन की गति को कम कर दिए, न्यूट्रॉन में जो विखंडन की अभिक्रिया हो रही थी उसको आपने कम कर दिया। अब बात ये आया जब रिएक्शन हुआ होगा तो ऊष्मा निकली होगी और हम लोगों को पता है कि इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो काफ़ी ही उच्च पैमाने पे होता है। तो उसे तो अवशोषित करने वाला होना चाहिए, ना तो काम करने वाले लोग या आसपास ज़्यादा प्रभावित हो गए। तो इसी को कूलेंट बोलते हैं। कूलेंट का मतलब क्या होता है, शीतलक। आप देख रहे होंगे बाइक में भी अभी कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका 4 व्हीलर हो गया, यानी कि जब वो गर्म होता है और उससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है तो उसे अवशोषित करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। इट मीन्स उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को कहाँ, तो परमाणु रिएक्टर में। किसके कारण, ये सब ईंधन के कारण जो मैंने बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया उसमें अत्यधिक ऊष्मा को, अत्यधिक उत्पन्न ऊष्मा को शीतलक क्या करता है, अवशोषित करता है, ठंडा करने का कार्य करता है। तो एग्जाम में हमसे ये पूछता है एग्जाम्पल बताइए कौन, तो उससे परमाणु रिएक्टर से वायु प्रवाहित किया जाता है या जल प्रवाहित किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है। किससे, परमाणु रिएक्टर से। किस प्रकार, किससे उत्पन्न ऊष्मा, तो यूरेनियम या प्लूटोनियम अर्थात नाभिकीय ईंधन से। इस प्रकार शायद आप लोग आज समझ पाए होंगे, शायद अब कभी नहीं भूलेंगे कि परमाणु रिएक्टर में जो शीतलक पूछा जाता है, शीतलक का उदाहरण जिसे कूलेंट बोलते हैं, मंदक का उदाहरण जिसे मॉडरेटर बोलते हैं, फिर हम लोग नियंत्रक छड़ का उदाहरण जिसे हम लोग कंट्रोल रड बोलते हैं, शायद अब नहीं भूलेंगे। इसी के संदर्भ में कुछ पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है, शिकागो पाइल 1 नाम है जो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसी प्रकार भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो वो अप्सरा है जो 1956 में बना है, लेकिन ये एक अनुसंधान रिएक्टर था, इससे बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था जिससे बिजली का उत्पादन किए जाने लगा वो हमारा था तारापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो 1969 में स्थापित किया गया था। अब पढ़ेंगे कि भारत में कुछ ऐसे परमाणु संयंत्र हैं जिससे नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है अर्थात बिजली का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल हमारे कितने हैं, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, एटॉमिक एनर्जी स्टेशन है।
और वो 6 राज्य में है। पहला हमारा महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो बिजली उत्पादन के मामले में ये दूसरा स्थान रखता है। किस प्रकार के बिजली उत्पादन के मामले में? नाभिकीय बिजली उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान रखता है? तो ये दूसरा स्थान रखता है। नाभिकीय ऊर्जा बोलेंगे तो अभी आप लोगों को बताए थे कि ओवरऑल बिजली का उत्पादन जो हमारे भारत में होता है वो अलग अलग क्षेत्रों से होता है। जैसे कोयला से उत्पन्न बिजली हम लोग क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा। फिर पानी से उत्पन्न बिजली क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत ऊर्जा। फिर हमारा सौर ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा हो गया हमारा। फिर पवन से हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। इस प्रकार हमारा वो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा। फिर इस प्रकार के ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। भारत में बिजली का जितना उत्पादन होता है उसमें चौथा भाग जो हिस्सा है वो इसी परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न बिजली का है, अर्थात नाभिकीय बिजली का है। और उस नाभिकीय बिजली में हमारा जो महाराष्ट्र में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्टेशन है, इसमें तारापुर दूसरा सबसे अधिक नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, अर्थात बिजली का। काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है। राजस्थान में हमारा रावत भाटा है, जो कोटा के निकट है। कभी कोटा भी एग्जाम में दे दे तो घबराना नहीं है, रावत भाटा दे के नहीं, कोटा दे दे तो कोटा टिक कर देना। उत्तर प्रदेश में क्या है? नरोरा है। कर्नाटक में हमारा कैगा है और तमिलनाडु में कलपक्कम है। कलपक्कम को मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं और दूसरा तमिलनाडु में कूडनकुलन है। ये भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, लिख दिए हैं, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और भारत का सर्वाधिक नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करने वाला भी यही संयंत्र है। अब देखेंगे भारत में कुल 7 संयंत्र हो गए। तारापुर 1, काकरापारा 2, रावत भाटा 3, नरोरा 4, कैगा 5, कलपक्कम 6, कूडनकुलन 7। और कुल राज्य की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्यों में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र अभी भारत में हैं, जिसमें अलग अलग यूनिट सब में लगे हुए हैं, जिसको हम लोग परमाणु रिएक्टर बोलते हैं। जैसे सुने होंगे कूडनकुलम में। वर्तमान में हमारे भारत में कुल परमाणु रिएक्टर लगभग 22 कार्यरत है। 22 ये परमाणु रिएक्टर है, ध्यान रहे। ये हमारा स्टेशन है, जो अभी मैं 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बता रहे हैं, ये हमारा क्या है? एक स्टेशन है। इसमें हमारा क्या है? इस प्रकार का यूनिट लगा हुआ है। अब देखे होंगे भट्टी टाइप का, आप देखे ही होंगे जो हमारा चिमनी का भट्टा कैसे बना होता है, उस प्रकार का इस स्टेशन में अलग अलग इस प्रकार का यूनिट लगा हुआ है। तो बहुत सारा यूनिट अभी या निर्माणाधीन है, जो कि आगे चल के उसका उपयोग किया जाएगा। और फिलहाल अभी 22 परमाणु रिएक्टर से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। और कुल भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है 7 है। मैंने करेंट से भी जोड़कर आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि नाभिकीय ऊर्जा में सबसे अधिक कूडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे हमारा तारापुर महाराष्ट्र रख रहा है। विद्युत उत्पादन के मामले में नाभिकीय ऊर्जा का जो स्थान है वो चौथा है। मैंने जस्ट यहाँ तक आप लोगों को शायद मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा। आपसे पूछ ले, बताइए भारत में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? 7। एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि ये 22 क्या है, 7 क्या है। ये 22 हमारा यूनिट हो गया, ये एक परमाणु रिएक्टर है, ये परमाणु रिएक्टर है हमारा। ये हमारा एक क्या है? प्लेटफॉर्म है, एक स्टेशन है। तो भारत में कुल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने? 7 कौन कौन सा हो गया? तो उत्तर प्रदेश में नरोरा, पुराना से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में हमारा कौन सा हो गया? महाराष्ट्र में हमारा हो गया तारापुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नरोरा हो गया। कैगा हमारा कर्नाटका में हो गया। तमिलनाडु में 2, कलपक्कम और कूडनकुलन, इतना हो गया। राजस्थान में हमारा कौन सा हो गया? रावत भाटा हो गया। और गुजरात में हमारा काकरापारा हो गया। इस प्रकार यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे आईजी कर बोलते हैं। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कलपक्कम में ही है, यहीं पे है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। कहाँ? तो कलपक्कम, जो तमिलनाडु में पड़ता है। कब इसकी स्थापना हुई है? तो 1971 में हुआ है। इसको क्यों स्थापित किया गया?
क्या इसका काम था? तो इसका काम था कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान करेगा या उसका विकास या निर्माण करेगा। अब बात एग्जाम में बहुत आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अभी हाल ही में इस चर्चा का भी विषय रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि टॉपिक के साथ मैं करंट जोड़ने की हमेशा कोशिश करूँगा। ये मार्च में चर्चा का विषय बहुत रहा है। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बहुत चर्चा में रहा मार्च में माननीय प्रधानमंत्री कल्पक्कम में, और इसी पे खूब चर्चा हुआ था। तो एग्जाम में जाहिर सी बात है जब साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पूछने की कोशिश किया जाएगा। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन के इस्तेमाल में होने वाले ईंधन से परमाणु ईंधन का निर्माण करना। बोलेंगे सर आप क्या बोल दिए? बात यह है कि परमाणु रिएक्टर में जो हम ईंधन प्रयोग करते हैं वो तो वही ईंधन है हमारा प्लूटोनियम, थोरियम। तो इसका क्या होता है कि ये हमारे उतनी आसानी से मिलता भी नहीं और हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। वैज्ञानिकों को लगा यार क्यों नहीं, जो मुझे मिल रहा है बिजली उत्पादन नाभिकीय ईंधन के रूप में, लेकिन वो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके यदि हाई क्वालिटी का नाभिकीय ईंधन का निर्माण कर लें तो कहीं ना कहीं भविष्य में नाभिकीय ईंधन की कमी नहीं होगी। बोलेंगे ये कैसे? तो हम लोगों को पता है जो यूरेनियम जो है हमारा, यूरेनियम 238 जो है हम लोगों का, उसका बहुत सारे क्या होते हैं आइसोटॉप होते हैं समस्थानिक, जैसे 235, 233 या 234। तो नाभिकीय रिएक्टर में या बम बनाने में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो होता है हमारा यूरेनियम 235। यही सबसे ज़्यादा कारगर है। बाकी बात ये 238 है ये ज़्यादा हमारा क्या है कारगर नहीं है। और हम लोगों को पता होना चाहिए ये जो प्राकृतिक यूरेनियम है इसमें मात्र जो है 0.711% ही क्या है यूरेनियम 235 पाया जाता है। बाकी बात तो ये सब का सब क्या है 99.22 समथिंग क्या है हमारा ये है, जबकि काम की चीज़ें ये है। तो बात ये मन में आता है, सवाल ये आता है कि प्रचुर मात्रा में पाया ये जा रहा है, इसी का आइसोटॉप है लेकिन ये मात्र 10 में पाया जा रहा है। तो भाई इससे हम बिजली का उत्पादन कैसे करेंगे? भाई हम बम कैसे बनाया जाएगा? तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि एक रिएक्टर का निर्माण करो भाई, और उस रिएक्टर में क्या किया जाएगा, इस प्रकार के ईंधन से इस प्रकार के ईंधन का निर्माण किया जाएगा, इस प्रकार के ईंधन से इस प्रकार का, या प्लूटोनियम 239 का निर्माण किया जाएगा, जिससे भविष्य में इसकी कमी नहीं होगी। तो यही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का काम है भाई, कि जो नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं बिजली उत्पादन के रूप में, उसी ईंधन से उच्च क्वालिटी या उच्च अनुपात वाले ईंधन का निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। बोलेंगे इसमें भी रिएक्शन होगा? बोले जी, ये जिस सिद्धांत प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला विक्रिया है। नियंत्रित नहीं होगा तो भाई क्या ये बम का रूप हो जाएगा। इसमें जो ईंधन काम करता है वो है प्लूटोनियम या यूरेनियम। कभी कभी एग्जाम में प्लूटोनियम यूरेनियम का मिश्रित कार्बाइड या मिश्रित ऑक्साइड भी दे देता है, ध्यान रहे। जब ईंधन की बात करेगा तो प्लूटोनियम यूरेनियम रहेगा तो आप प्लूटोनियम पहले टिक कीजिएगा, यदि दोनों ऑप्शन में रहे तो पहला यही टिक करना है, यदि बोथ दे देगा तो दोनों कर देना। उसके बाद ये भी पूछ लेता है प्लूटोनियम यूरेनियम का मिश्रित कार्बाइड या मिश्रित ऑक्साइड। इसमें शीतलक का जो काम करता है वो गलित या द्रवित सोडियम करता है। शीतलक क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अवशोषित नहीं करता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन को क्या करता है, ये अवशोषित नहीं करता है। अब बात करेंगे भारी जल बोर्ड। बात ये आया कि इस परमाणु रिएक्टर में अभी जस्ट आप बताए थे कि मंदक के रूप में जो काम करता है वो भारी जल करता है। तो भारी जल तो इतना आसानी से भाई मिलता नहीं है, तो भारी जल बोर्ड का गठन किया गया। कहाँ किया गया? ट्राम्बे, मुंबई में। ट्राम्बे को ही सौंपा गया कि आपका काम है जो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का जो उपयोग किया जाता है उस भारी जल का निर्माण करना है। पहले तो ट्राम्बे ही इसका निर्माण करता था, लेकिन बाद में देश में
इसके 7 सेंटर स्थापित किए गए, अर्थात 7 फैक्ट्रियां लगाई गई, 7 संयंत्र स्टेशन इसका स्थापित किया गया। किस लिए? तो भारी जल के निर्माण के लिए। और इस 7 संयंत्र को संचालित कौन कर रहा है? तो भारी जल बोर्ड ट्राम्बे मुंबई ही कर रहा है। एग्जाम में पूछे भारी जल बोर्ड का कहाँ है? तो ट्राम्बे मुंबई में। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में भारी जल का उत्पादन करना। टोटल 7 है। अब 7 देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है बड़ौदा, जो भारत का पहला है और कहाँ है? गुजरात में। दूसरा हजीरा है, जो कहाँ है? तो ये भी हमारा गुजरात में। बड़ौदा और हजीरा गुजरात में 2 हो गया। राजस्थान में रावत भाटा है। रावत भाटा नहीं देके कभी कभी आपको कोटा देगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कोटा के ही आसपास हमारा रावत भाटा में क्या है? भारी जल संयंत्र स्थापित है। तेलंगाना में मनुगुरु है। मनुगुरु कहाँ है? तेलंगाना में। उड़ीसा में तालचेर, उसके उड़ीसा में तालचेर है। तमिलनाडु में कौन है? तूतीकोरिन। और एक है हमारा थाल। तो ध्यान रहे 7 कौन कौन सा हो गया? तो 2 गुजरात में हो गया, बड़ौदा और हजीरा। राजस्थान में एक हो गया रावत भाटा, जो कोटा के नज़दीक है। उड़ीसा में एक हो गया तालचेर। तेलंगाना में एक हो गया मनुगुरु। महाराष्ट्र में हो गया हमारा थाल हो गया। और तमिलनाडु में तूतीकोरिन। इस प्रकार हमारा टोटल 7 भारी जल। ये इस प्रकार आप याद रखेंगे, हम कोरिलेट करके बता रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हम लिखे हैं, वो क्या है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन कौन सा है? तो वो है थोरियम। कौन सा है? थोरियम है। यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में अक्सर बार बार आता है कि बताइए भारत में जो परमाणु रिएक्टर में बिजली उत्पादन करने के लिए जो ईंधन अधिकतर प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा ईंधन है? U-235 है या U-238 है? ध्यान रहे सबसे ज़्यादा अभी हमारे यहाँ इसी का प्रयोग किया जा रहा है। किसका? यूरेनियम 238 का। एग्जाम में आया भी है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? यूरेनियम 238। यहाँ पे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन कौन सा है? थोरियम, जिसका सिंबल TH है। मुख्य स्रोत इसका क्या है? मोनाजाइट। मोनाजाइट अयस्क है किसका? थोरियम का। और इसी मोनाजाइट से थोरियम का क्या होता है? निर्माण होता है, अर्थात इसी से थोरियम को प्राप्त किया जाता है। ये बढ़िया सवाल, इससे बार बार पूछा जाता है। ये आपका करेंट भी बन रहा है। विश्व में सबसे अधिक भंडार थोरियम का कहाँ है? तो भारत में ही है। लगभग पूरी दुनिया का 25 से 30% थोरियम का जो भंडार है वो हमारे भारत में ही छिपा हुआ है। अब बात करेंगे सर, ये तो विश्व के स्तर पे कर लिए। और भारत में किस राज्य में है? तो भारत में जो सबसे अधिक है थोरियम वो केरल में है। भंडार के मामले में भी केरल है, और उत्पादन भी थोरियम का सबसे अधिक कहाँ होता है? केरल में ही होता है। इस प्रकार करेंट का जो खनिज हम लोग पढ़ते हैं, खनिज का भंडार और उत्पादन, वो यहाँ करेंट भी आपका क्लियर हो पा रहा है। अब है यूरेनियम। और एक चीज़ और यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये थोरियम का जो निष्कर्षण करता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं एल्युमिनियम से, हम लोग एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त करना, तो जिस विधि से होता है या जो करता है, इसमें जो थोरियम का करता है वो आईरेल करता है। कौन करता है? आईरेल करता है। यह है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। क्या नाम है? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। यानी थोरियम का जो प्रसंस्करण है, अर्थात जो फैक्ट्री थोरियम से, ये मोनाजाइट अयस्क हो गया, इस मोनाजाइट से थोरियम जो निकालता है वो हमारा एक सार्वजनिक कंपनी है आईरेल, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इंडियन रेयर। अब आ रहे हैं यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है? झारखंड। भंडार पूछे तो आंध्र प्रदेश, उत्पादन सबसे अधिक झारखंड। मुख्य स्रोत इसका क्या है? तो पिच ब्लेंड है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यही यूरेनियम का है। और पिच ब्लेंड को ही हम लोग बोलते हैं यूरेनीनाइट। क्या बोलते हैं? यूरेनीनाइट। ध्यान रहे, एक एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है समृद्ध या संवर्धित यूरेनियम क्या है? इनरिच्ड यूरेनियम क्या है? क्या है? समृद्ध या संवर्धित यूरेनियम क्या है? तो ये जो होता है कृत्रिम ढंग से प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा बढ़ाना ही क्या कहलाता है? संवर्धित यूरेनियम। अर्थात जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि कुल यूरेनियम में यूरेनियम 235 कितना है? मात्र 0.711% है। यदि प्राकृतिक यूरेनियम में से कृत्रिम ढंग से
इस 0.7 को यदि 1% या 2% जो भी बढ़ाना हो, इससे यदि हम ऊपर बढ़ा देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, समृद्ध या संवर्धित यूरेनियम। अर्थात प्राकृतिक यूरेनियम की मात्रा में यूरेनियम 235 की मात्रा को यदि बढ़ा दिया जाए कृत्रिम ढंग से, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग संवर्धित। साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है, प्रोटॉन को त्वरित करना। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानी की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, तो परस्फुरन गणक के द्वारा। ध्यान रहे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में है। शायद मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। ये सारे एग्जाम में आया हुआ है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया है करंट से संबंधित, वो भी एग्जाम में आने की संभावना है। करंट में आप क्या देख लेंगे, आप ये करंट में देख लेंगे क्या, बार्क एक्स्ट्रा करंट में, और ये देख लेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका आप निदेशक देख लेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना कब हुआ। इस प्रकार आपका यहाँ से करंट भी बन जाएगा। बाकी बात इधर तो मैं करंट आपको बताया ही है। फिर साथियों अगले वीडियो में मिलेंगे। डे 4 में मिसेलेनियस सीरीज का वो होगा केमिस्ट्री का एक अति महत्वपूर्ण पार्ट, जैसा कि आप लोगों ने डे 3 तक पढ़ा है।